हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस और अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, यूपीएससी, सीएससी, पीसीएस या यूपीपीसीएस नेट पीजीटी दे रहे हैं तब भी आप इसे देख सकते हैं। और जीएस पेपर के तहत आप देखेंगे कि अगर आपका आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, साथ ही पीटी एंड मेंस के संदर्भ में, और आपको देखेंगे सोसाइटी डेवलपमेंट के संदर्भ में या इंडियन जो है सोसाइटी डेवलपमेंट में कैसे कैसे हिस्ट्री में इसकी भूमिका है, तो कैसे कैसे आपका आरंभ होता है, तो आप देख सकते हैं। खासकर शुरुआती चैप्टरों में, आगे आने वाले चैप्टरों में भी दिखाई पड़ेगा। साथ ही अगर आप देखेंगे कि क्या होगा प्री मेंस वनडे के संदर्भ में, जो जो हमने चीज़ें बताई तो इन्हें देख सकते हैं। इस संदर्भ में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, हमने बताया यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीसीएस में अन्य पीसीएस अगर जहां ऑप्शनल सब्जेक्ट है। साथ ही आप नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं हिस्ट्री से या तब भी आपको एक जो है वीडियो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही जो है यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के साथ हम आपको ये चर्चा कर चुके हैं। जो भी हम पढ़ लिख रहे हैं तो वो आप देखेंगे इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। भाई अनुज पटेल सर का चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हमने आपको बताया था चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 है और चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आप देखेंगे शुरुआती स्टेट के रूप में पूछा गया है, तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के रूप में क्या बताती हैं हमें किताबें, और किताबों के साथ क्या है जो खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग ने क्या है बहुत सारी जगह खुदाई की तो उन्हें कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य के रूप में जो है जैसे आपको पहचान होती है कि ये पुरापाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, ठीक ऐसे नव पाषाण काल है। इसी के साथ आपको कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ कब्रें खोदने मिली हैं तो ये ग्रंथ भी कुछ मिले हुए हैं। तो देखेंगे वेदों के बारे में आपने सुना होगा कि क्या है, वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको ये पीटी टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका, बहुत सिंपल है। आप देखेंगे सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखेंगे ऋग्वेद में क्या है 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ऋग्वेद में क्या कहा, प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, ऐसा पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये देख सूक्त का मतलब क्या होता है सूक्त का, तो अच्छी तरह से बोला गया। ये यूपीएससी वाला मतलब यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा पीटी में। ये भिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन पीटी पॉइंट ऑफ जो लाइन खींचेदार है वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें से देखेंगे कि इसमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप देखेंगे अग्नि, इंद्र और सोम। क्या है, अग्नि, इंद्र और सोम ये ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। अग्नि आग के देवता हैं और ऐसा कुछ में पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है। क्या होता है, इस पौधे से एक रस मिलता है, वो पीने वाला होता है, जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता है। आप अगर देखेंगे कभी तो इसे देख सकते हैं। और वैदिक प्रार्थनाओं में जो है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो आप देख सकते हैं आचार्य विद्यार्थियों को क्या करते थे, अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वास्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आचार्य का काम करता था, ऋषियों ने रचना की थी। आचार्य जो इन्हें कहते थे जो अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में इन्हें बांटकर स्वास्वर मतलब पाठ या कंठस्थ करवाते थे। आप देखेंगे अधिकांश सूक्तों को क्या था, रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे ही लिखेंगे कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने सिखाने वाले पुरुष थे। तो अधिकांश का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि कई जगह ऐसे एक्सेप्ट की महिलाओं ने इस पर काम किया हुआ है, याद रखिएगा क्योंकि वैदिक काल चल रहा, वैदिक काल में हम लोग हैं अभी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, ऐसा याद रखिएगा। पीटी में क्वेश्चन है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती थी, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा। और तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो वो
पढ़ते हो या पढ़ती हो तो देख सकते हैं वो इससे थोड़ी भिन्न होगी। ऐसा लगेगा कि संस्कृत आज की थोड़ी सी इससे भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाओं की बात करें तो देखेंगे संस्कृत भाषा जो है भोरपीय, मतलब भोरपीय कहा जाता है किसे, भारत और यूरोपीय भाषा को मिलाकर आप देखेंगे भारोपीय भाषा एक है। तो संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो पूछा जाए संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है तो भारोपीय, अगर आए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। भारत की कई भाषाएं देखेंगे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि सभी कहीं ना कहीं है भारोपीय भाषा से जो शब्द निकली, जो अन्य भाषाएं निकली हैं। कभी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। आगे यदि इसी परिवार से जुड़ी हुई, यदि हम बात करें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि आरंभ में से कई शब्द एक जैसे से, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी। तो आप देखेंगे सभी मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसे भारोपी भाषा बोला जाता है। आपको देखिए कितने सीरियल शब्दों में चीज़ें सिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं क्या तुमने इस कोई समानता नज़र आती है। तो आप देखेंगे कि उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप देखेंगे उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की जो भाषाएं बोली जाती हैं, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर देशों में तो आप भारतीय भाषा दूसरे परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार आप देख सकते हैं। जबकि झारखंड, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं तो जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक हैं। आपसे क्वेश्चन कभी पीटी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, याद रखिएगा, इसे याद रखें आप। आगे हम बात रखें ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। तो आप देखेंगे ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे ये पीटी में कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद का श्रवण की पढ़ा जाता है कि उच्चारण किया जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन याद रखें। श्रवण वेद का उच्चारण किया जाता है और उच्चारण और श्रवण किया जा सकता है, ना कि पढ़ा जा सकता है। तो उच्चारण और श्रवण में आप देखेंगे ऋग्वेद को जाना जाता है, ना कि पढ़ने के रूप में। रचना की कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया। आप देखेंगे जब ऋग्वेद की रचना रही होगी, इसके कई सदियों के बाद ये रचना लिखी गई। इसे छपनाने का काम मुश्किल से अभी 200 साल पहले हुआ है। तो आप देखेंगे जो ऋग्वेद की कृति है वो अभी 200 साल पहले छपी हुई होगी, याद रखिएगा। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे अगर बात करें तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप में होते हैं, याद रखिएगा इसे कि वार्तालाप की भाषा है, डायलॉग फॉर्म में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों ब्यास और सतलज के बीच ये संवाद ऐसे सूक्त के अंश हैं। तो आप देखेंगे कि देवी, तो इस क्वेश्चन को आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस पे अगर आप लिख रहे हैं तब भी याद रखेंगे ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में डायलॉग फॉर्म में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं ब्यास और सतलज के बीच ये संवाद जो है एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इसे देख सकते हैं कि आप इसे देख सकते हैं ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ था। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो आपको वहीं से एक कृति मिली हुई है। तो आपको बताया था कि ऋग्वेद की जो पांडुलिपि लिखी गई थी वो भुज वृक्ष पे जो है, आप देख सकते हैं इसे। अब बात करेंगे विश्वामित्र हैं और नदियाँ। तो विश्वामित्र कौन है भाई? यह नदियाँ और बछड़ों को चाटती है। तो विश्वामित्र देखें, हे ऐसा डायलॉग फॉर्म देखेंगे, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र का यह डायलॉग फॉर्म है। नदियाँ कहीं जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, यह ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ऐसा नदी विश्वामित्र से डायलॉग कर रही है। तो आप देखेंगे
इसी डायलॉग फॉर्म में है। मतलब नदी का जो कहते हैं कि ये पूर्ववती नदी का उदाहरण है, तो नदी जब कहती है कि हमें एक बार निकलने के बाद तो रोका नहीं जाता, तो ज्योग्राफी इसी एग्जाम्पल को क्या कहती है, पूर्ववती उदाहरण है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, मतलब जहाँ नदी पहले से निकल रही थी वहाँ क्या हुआ, एक जो है ज्योग्राफिकल हलचल हुआ, तो आप देखेंगे वहाँ फिर से उस नदी ने रास्ता बनाया और उसी रास्ते से दोबारा नदी बहती है। तो विश्वामित्र की बात करेंगे। विश्वामित्र, हे बहनों तुम मुझे गाय की, ठीक है, हे बहनों मुझे गाय की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ, कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ ताकि हम आसानी से ऊपर जा सकें। नदियों की बात होगी, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार, ठीक, इसे इस तरीके से इस डायलॉग को आप सुन सकते हैं, इस रूप में लिखा गया था या बोला जाता रहा होगा, ऐसा हमारे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। हम बात करेंगे ऋग्वेद की प्रार्थनाएं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ की चर्चा करें तो ऋग्वेद में अब मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता है। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी। तो आप देखेंगे कि मवेशी, घोड़ी और रथ, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या है, जो है ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को क्या होगा, लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। तो इस तरीके से शुरुआती दौर में है कि ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ऐसी प्रार्थनाएं की जाती थी। घोड़ों को लड़ाई में खींचने के लिए काम में लाया जाता था। लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ये कभी सभी क्वेश्चन आपको क्या है, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं अगर आपका ऑप्शनल है। जहाँ अच्छे चरागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी हल्दी, जौ जैसी, ठीक है, जौ जैसी जल्दी तैयार की जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, ज़मीन ऐसी, इस तरीके की ज़मीनों के लिए लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। आप इन्हें देख सकते थे। और आप देखेंगे युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ठीक है, ये आहुतियाँ देवी देवताओं की दी जाती थी। आग, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। तो आप इसे देख सकते हैं कि युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को, कुछ शेष धन आम लोगों में। यज्ञ के लिए भी धन प्रयुक्त होता था। यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं की थीं। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जा सकती थी। तो आप देखेंगे बलि जो प्रथा थी वो आपको ऋग्वैदिक काल से ही दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगी। ऐसा आप देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाए, बनाइएगा आप। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो आप देखेंगे कि अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। लोग सभाओं में मिलते थे, ठीक है, और वो युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। और ये लोग ऐसे वो अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ऐसे आपको सभी क्वेश्चन पीटी में है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्हें लिख सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की विशेषताओं के वाले शब्द की बात करेंगे तो लोगों का वर्गीकरण कैसे, काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास, ठीक है, संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देख लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे ऋग्वेद में जो है उनके काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास के आधार पर किया जाता था, ना कि जन्म पर आधारित। तो आप देख सकते हैं यहीं पे सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी किया जाता था। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। तो आप देखेंगे ऐसे दो समूह मतलब जिनका वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, जिन्हें पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे। तो आपको देखेंगे ऐसे दो समूह की बात की, वर्गीकरण की बात ऋग्वेद में कौन कौन से हैं, तो पुरोहित और राजा की बात है दो समूह के रूप में। तो ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगी। तो ये ना तो बड़ी राजधानियों महलों में रहते थे, इनके पास ना सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे, ठीक है, राजा थे,
ठीक, इनके पास ना ही कोई सेना थी, ना ही महल थे, ना ही कोई कर वसूलते थे। ये प्रायः राजा की मृत्यु का बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो आप देखेंगे ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। आगे हम बात करें जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक का प्रयोग जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा विशु, जैसे वैश्य शब्द निकला है। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द थे, एक था जन, दूसरा था विशु। तो जन का प्रयोग हिंदी आज में भी जन भाषाओं का प्रयोग होता है और दूसरा नाम था विशु, तो वैश्य शब्द से निकलता है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए उन्हें पुरु जन, विष भरत जन, विष युद्ध जन या विष जैसे कई शब्द आपको देख सकते हैं कि पुरुष जन के रूप में है, या विष या भरत जन या विष युद्ध जन। तो आप देखेंगे पुरुजन या विष भरत जन या विष युद्ध जन या विष जैसे कई शब्द उल्लेख मिले हुए हैं, इन्हें देख सकेंगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, ऐसा आपको कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु कौन लोग थे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, या तो ये दस्युओं क्या था, या तो इन्हें लड़ाई में युद्ध बंदी बनाकर लाया जाता था वो लोग होंगे, या फिर कोई मतलब जो व्यापार के रूप में ऐसी कोई नहीं खरीदा जाता हो, वो सब भी लोग हो सकते हैं। बाद के समय में दास, दस्यु स्त्रीलिंग, दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। ठीक है, दास मतलब याद रखिएगा, दास स्त्रीलिंग, दासी मतलब दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे, युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब करना पड़ता था। ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक, युद्ध जिस युद्ध युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। क्या आप इसे देख सकते हैं? तो आप देखेंगे कि जैसे उत्तर पश्चिम में क्या था, उत्तर पश्चिम जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात होगी, उत्तर पश्चिम में आप देख सकते हैं कि क्या है, सिंध और की बात हो रही, तो सिंध तो उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की जो रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर क्या था, अन्य तरह का भी अलग तरह का विकास हो रहा था। अब इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे जो दूसरे तरह के विकास हो रहे थे, तो वो महाखंडों की बात होगी, शिलाखंडों की बात होगी। आप देखेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे स्थल देखेंगे ना शुरू करेंगे जहाँ अन्य चीज़ें पाई गई थी। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।